नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने पढ़ना शुरू किया था और काफ़ी टॉपिक इसके कवर करे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 से 1990 तक। कल की क्लास में हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े, ठीक है। कौन सा मार्केट सिस्टम हमने अडॉप्ट करा था वो पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से ग्रो करा, कौन कौन से पहले उसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो कि पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब हमने उसमें क्या चेंजेस करे, उसकी वजह से क्या बदलाव आए। इंडस्ट्री में क्या चेंजेस करे, उसके वजह से क्या बदलाव आए। फॉरेन ट्रेड में क्या बदलाव किए, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए, वो इस चैप्टर में और टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। आज सेकेंड चैप्टर की दूसरी क्लास है और इस टॉपिक के अंदर हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, दूसरा इंडस्ट्री के बारे में, तीसरा फॉरेन ट्रेड के बारे में और चौथा इकोनॉमिक टाइम लाइन, जिसका मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां या कोई इवेंट, ठीक है। तो 4 ही चीज़ें पढ़नी, उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चे। पहले टॉपिक, रोल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है, आप बता सकते हो कि भाई अगर अंग्रेजों के आने से पहले की बात की जाए या अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात की जाए, तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो प्राइमरी काम था, हमारे देश के अंदर जो प्राइमरी काम था वो क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है। 80% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता था, लोगों को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करता था। तो ये सारे के सारे रोल थे। तो देखा जाए नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में, लोगों को खाना प्रोवाइड करने में, ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोवाइड करते, ठीक है। तो एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या करता है। प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है। इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हमारे देश में एक्सेस उगते हैं उनको दूसरे देशों में बेचा जा सकता है, खासकर अनाज, खाने पीने वाली चीज़ें। नेशनल इनकम में शेयर करता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। और लार्ज स्केल पर लोग जो है आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करता है और प्रोवाइडिंग फूड सरप्लस, एक्सेस सरप्लस, खासकर जो फूड सरप्लस है उसको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से उनके पास रिसोर्सेज की कमी है और सरकार पीडीएस सिस्टम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीब लोगों को खाना मुहैया कराती है और वो इसी के थ्रू होता है। तो ये रोल है हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया। इसी के साथ बढ़ते हैं अब आगे। अब रोल एंड इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सिंपल 7 छोटी छोटी सी बातें जो बताता है कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस। पहली चीज, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। लाइववुड का सोर्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवन यापन का एक स्रोत है क्योंकि इससे हमें अनाज मिलता है। सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है, इससे हमें फूड मिलेगा, गेहूं चावल मक्का बाजरे जैसी चीज़ें मिलेंगी, अनाज मिलेगा, फ्रूट मिलेंगे, वेजिटेबल मिलेगी, जिसके ऊपर हम सर्वाइव करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू का एक सोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। उसके बाद इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा, जैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन यानी गन्ना प्रोवाइड कराता है, ठीक है भाई। आटा बेचने वाली कंपनियां, ब्रेड बेचने वाली कंपनियों को गेहूं मुहैया करवाता है, ठीक है। चिप्स बेचने वाली कंपनियों को आलू मुहैया करवाता है। तो सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है। ये ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे ट्रेड डोमेस्टिक हो, चाहे ट्रेड नेशनल हो, चाहे ट्रेड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो तीनों जगह ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता है और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम मुहैया करवाता है जिससे वो जीवन यापन करते हैं। तो ये रोल और इंपॉर्टेंस है हमारी एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की मेन फीचर्स क्या है। एग्रीकल्चर की मेन फीचर क्या थी, इंडियन एग्रीकल्चर की मेन फीचर, पहली चीज, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर पे जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे एक खेत में जरूरत है 5 लोगों की, लगे हुए हैं 8 लोग, 3 लोग अननेसेसरी काम कर रहे थे और इसी वजह से डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी कॉमन पाई जाती।
ठीक है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। अगर उन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या थी उनकी, 0। उसके बाद सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर, यानी जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती थी। सीजनेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी जब तक सीजन है तब तक लोगों को काम मिलता था, आउट ऑफ सीजन हो जाने से उनको काम नहीं मिलता था, जिसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, मानसून के ऊपर डिपेंड होता था, यानी सिंचाई के साधनों में बहुत ज़्यादा कमी थी और सिंचाई के लिए सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल यानी मानसून के ऊपर डिपेंड थे। अच्छी रेनफॉल यानी गुड रेनफॉल, गुड हार्वेस्टिंग, पुअर रेनफॉल, पुअर हार्वेस्ट। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा जैसी खेती की जाती थी। ठीक है, फूड क्रॉप में प्रोमिनेंट हमारा रोल था आफ्टर द 1966। ठीक है, 1966 के अंदर हमारे देश के अंदर बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ, जिस वजह से अनाज की प्रोडक्शन, खासकर गेहूं और चावल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। ठीक है, उसमें हमारा प्रोमिनेंट रोल था, यानी फूड क्रॉप तो ज़बरदस्त अपने पास अवेलेबल थी। और सीजनल पैटर्न ऑफ क्रॉप था, जैसे जैसे सीजन चेंज होते थे वैसे वैसे क्रॉप भी चेंज हो जाती थी। एक तो फर्टिलिटी बनी रहती थी इससे, और दूसरा रोटेशन ऑफ क्रॉप भी होती रहती थी। तो ये थी मेन फीचर ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 से लेकर 1990 तक। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करें प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ी थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रोडक्टिविटी कम थी, सिंचाई के साधन नहीं थे। ठीक है, ओनर और टीलर के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता था। गोबर की खाद और पुराने ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ किया जाता था, मशीनों का यूज़ नहीं होता था, टूल्स का यूज़ नहीं होता था, बैलों से खेती की जाती थी, जिस वजह से आउटपुट कम होता था, प्रोडक्टिविटी कम होती थी। तो सारे के सारे हमारे पास इसकी कमियां थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आई। ठीक है, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स, जिसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स उस टाइम आए थे। उस रिफॉर्म्स को इसके बाद पढ़ेंगे, कि पहले प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं थे, सिर्फ मानसून के ऊपर डिपेंड था। क्योंकि पहले जब राजा महाराजा होते थे, सिंचाई के साधनों के लिए नहर, नाले, ठीक है, कुएं, ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फर्टिलाइजर की कमी थी, सिर्फ गोबर की खाद और हरी खाद का प्रयोग किया जाता था, केमिकल फर्टिलाइजर नाम की जैसी चीज़ें नहीं थी। सोइल इरोजन, मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति कम हो जा रही थी, ड्यू टू कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, इस वजह से। क्रेडिट फैसिलिटी की बहुत कमी थी, यानी लोन नहीं मिलता था छोटे और मार्जिनल किसानों को, जिस वजह से उनको इनकम अर्न करने में दिक्कतें आती थी। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे रिसर्च नहीं होती थी। ठीक है, सिंपल सी बात, जहाँ रिसर्च होगी वहाँ आउटपुट भी ज़्यादा होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई पेपर्स आएंगे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर इस सेक्टर में रिसर्च प्रॉपर नहीं होती थी। स्मॉल और अनइकोनॉमिक होल्डिंग, यानी छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती होती थी। छोटे टुकड़े पर खेती मतलब कम आउटपुट, बड़े टुकड़े पर खेती मतलब ज़्यादा आउटपुट। आगे देखते हैं पेस्ट एंड प्लांट डिजीज़। ठीक है, खासकर जो प्लांट थे, HIV सीड्स थे, उसके ऊपर डिजीज़ बहुत जल्दी लगती थी, यानी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयों की कमियाँ थी। आगे सोइल इरोजन, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला था लास्ट, डिफेक्टिव मार्केटिंग फैसिलिटी। जो हमारे पास मार्केटिंग फैसिलिटी थी वो काफ़ी डिफेक्टिव थी। ठीक है, मार्केटिंग के लिए प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम ही नहीं था, और जहाँ था वहाँ पर स्केल में कमी की जाती थी, कभी तोल मोल में कमी कर दी जाती। 4 टन अनाज लेके गए, उसे 3 टन ही मापा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पर। उसके बाद लैक ऑफ द प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स मेजर, लैंड रिफॉर्म्स मेजर नहीं थे। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, और इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। अब एक तो ये जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी रिफॉर्म्स जब आते हैं, सुधारात्मक कार्रवाई होती है, वो तब होती है जब कोई प्रॉब्लम हो। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी, तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम को ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब बढ़ते हैं आगे। ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या किया सरकार ने? जितनी भी प्रॉब्लम थी उनको दूर करने के लिए 3 स्टेप पर रिफॉर्म किए। पहला स्टेप था लैंड रिफॉर्म्स, जिनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।
ठीक है, भूमिगत सुधार और संस्थागत सुधार ये होते हैं। उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी वाली रिफॉर्म्स, इसको ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ग्रीन, ठीक है। और है अदर रिफॉर्म्स, जिसको हम जर्नल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो 3 रिफॉर्म किए और तीनों के तीनों रिफॉर्म से एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार दिया। क्या क्या था इसके लिए याद करो, 3 कार। सी मतलब सीलिंग, सी मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग, सी फॉर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, लैंड सीलिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी और रेगुलेशन ऑफ द रेंट। क्या किया, सबसे पहले लैंड सीलिंग, जिन जमींदारों के पास अनंत, इन्फिनिटी बहुत सारी जमीनें होती थी, उनकी जमीन को सील कर दिया सरकार ने कि इससे ज़्यादा आपके पास जमीन नहीं हो सकती, और सारी की सारी जमीन गवर्नमेंट ने उनसे छीन ली। तो लैंड सीलिंग का एक्ट आया, लैंड सील कर दी गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये क्या था, छोटे छोटे किसान, छोटे और मार्जिनल किसानों ने मिलकर खेती की, जिसको सामूहिक खेती के नाम से हम जानते थे, और आपस में जो प्रॉफिट होता था उसको वो बांट लेते थे, इससे उनकी कॉस्ट काफ़ी बचती थी। अगला है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, छोटे छोटे टुकड़ों पर जो खेती की जाती थी अब उसको एक साथ जोड़ दिया गया और एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर प्रॉपर एक सिस्टम के तहत पूरी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे 1 एकड़ जमीन, एकड़ क्या है, एक स्टैंडर्ड कटिंग ऑफ प्लॉट है, ठीक है। तो सारी की सारी जो छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती होती है उसको जोड़कर बड़े टुकड़े बना दिए गए। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, इसका अंदर जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। रेंट मतलब लगान को रिवाइज कर दिया, रेगुलेट कर दिया। अब किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से होने वाली इनकम के ऊपर जो लगान है, टैक्स है, 1/3 से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या किया, सबसे पहले HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का प्रयोग किया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया, मशीन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए मशीनों का प्रयोग किया, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर इत्यादि। इसके अलावा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ठीक है, फार्म प्रैक्टिसेस की गई ताकि खेतों को फार्म बना दिया जाए और वहाँ पर साइंटिफिक तरीके से खेती की जाए। तो 5 चीज़ें की जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन में भी आती हैं और जो कि टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर भी आती है। इसके अलावा अदर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तीसरे रिफॉर्म्स है, जिसको हम अदर या जनरल रिफॉर्म्स के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या किया, सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया गया, ठीक है। सिर्फ मानसून तक ही नहीं रुका गया, कुएं खोदे गए, उसके बाद ट्यूबवेल्स लगवाए गए, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद ज़मीन से पानी आने लग गया, ठीक है। नहरें खुदवाई गई, थोड़ी थोड़ी कैनाल्स लेके आए गए, उसकी वजह से भी बहुत फ़ायदा होना शुरू हो गया। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, क्रेडिट को बोलते हैं लोन, साख उपलब्ध करवाना। उसके बाद रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट बनाएगी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था कि कोई भी जालसाजी ना कर सके, कोई भी फेक वेट ना माप सके, माप तोल के अंदर गड़बड़ी ना कर सके। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाएगी। ये मार्केटिंग सोसाइटी सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए बनाई गई थी कि किसानों की परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा सके, उनकी सेलिंग पावर को बढ़ाया जा सके, एक साथ अनाज लेके आएंगे और सोसाइटी के थ्रू से बेचेंगे और अच्छा खासा पैसा उनको फिर मिल जाता था क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती थी। और सबसे बड़ी बात क्या शुरू किया गया, MSP। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये देखो भाई जरा, ठीक है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये ऐसा प्राइस डिसाइड हो गया जो कि बहुत कम है, तो सरकार कहती है कि हम एक काम करते हैं, इस प्राइस को थोड़ा सा ऊपर डिसाइड कर देते हैं। पहले कोई चीज़ 10 की बिक रही थी, अब ये 12 की बिक रही, तो गवर्नमेंट कहती है 12 रुपये पे हम खरीद लेंगे, ठीक है। इससे ऊपर अगर आपको बेचना है तो वेट करो, जब मार्केट फेवरेबल हो जाएगी तब बेच के चले जाना, लेकिन किसी को अर्जेंट है तो इतने रुपये पे आप हमें बेच सकते हो। और इसका नाम रखा गया था MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। ये बात आई समझ में? उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे भी आप इसको देख सकते हैं। चलो भाई बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो भाई, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये जो महान हस्ती आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है।
इंडिया के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आने वाले थे वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड में जो लेके आए थे उनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि USA से थे। ठीक है, उन्हीं से चीज़ें इन्होंने सीखी और वो चीज़ इन्होंने हमारे देश में अप्लाई की। अब एक ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ की गई थी वो देखिए जरा। HYV सीड्स का प्रयोग किया गया, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी का प्रयोग किया गया। ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी के जेनेटिक के सीड्स इसके अंदर यूज़ किए गए थे, यानी वो HYV सीड्स ही थे। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम थी। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है एक ही साथ एक से ज़्यादा खेती की जा सकती है। पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का इसके अंदर यूज़ किया गया था। ठीक है, पहले फर्टिलाइजर डाले जिस वजह से ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, फिर उसके अंदर केमिकल्स डाले यानी कीटनाशक दवाएं डाली ताकि उस पर कीट ना लगे। उसके बाद फार्मिंग एरिया को बढ़ाया, कैसे? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड करके और लैंड सीलिंग करके, और मॉडर्न मशीनों का प्रयोग किया गया ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आया जा सके, ताकि समय बचे, दूसरी फसल लगाई जा सके। समझ में आ रही बात? समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की। अगर ग्रीन रिवोल्यूशन आ जाता तो शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन थे बच्चे? MS स्वामीनाथन इन इंडिया। USA के अंदर नॉर्मन ई बोरलॉग। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कब आया था? 1966 के अंदर, और ये 2 फेज में काम करा था इन्होंने, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। मिड 60 से मिड 70 फर्स्ट फेज, मिड 70 से मिड 80 सेकंड फेज। 1970 तक इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अर्न कर ली थी, किसमें? फूड में। फूड यानी हमारे पास इतना हो चुका था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, अब हमें किसी दूसरे देश से अनाज लेने की जरूरत नहीं थी। ये बात आई समझ में? ठीक है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन आने की वजह से हैवी प्रोडक्शन हमारे देश में हुआ, और उसके बाद हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी इनकॉर्पोरेट किया, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना की, और एक्सेस जितना भी सप्लाई वाला फूड था वो वहां पर जाकर हम लोगों ने जमा करा दिया। ठीक है, कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो वहां से हम अनाज ले सकते हैं, खासकर सरकार अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ग्रीन रिवोल्यूशन का फोकस था कुछ फूड क्रॉप पर। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली 2 क्रॉप है, वीट और राइस। हालांकि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, टोटल 5 फसलें थी, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस था वो गेहूं और चावल पे था। ठीक है, सक्सेसफुल जो HYV सीड्स रहे थे वो किस किस स्टेट में? पंजाब में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, यहाँ सक्सेसफुल थे। अब यहाँ हरियाणा नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि उस टाइम पर हरियाणा जो है वो पंजाब का ही पार्ट होता था, इसलिए आप पंजाब हरियाणा वर्ड भी लिख सकते हो। अचीवमेंट की अगर बात की जाए ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो क्या बोलोगे? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, फूड ग्रेन का प्राइस कम हुआ, क्योंकि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बफर स्टॉक। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो जो इनके बीच का गैप होगा उसको सरकार खरीद लेती है, एक्सेस सप्लाई को, उसी को हम बोलते हैं बफर स्टॉक, जो इमरजेंसी में काम आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होना शुरू हो गया, डोमेस्टिक और नेशनल दोनों। ठीक है, उसके बाद फार्मर का आउटलुक चेंज हुआ, उसका दृष्टिकोण चेंज हुआ। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी प्रोडक्शन करना उसने शुरू कर दिया। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। अब हम आत्मनिर्भर हो गए, खासकर फूड ग्रेन में दूसरे देशों से अनाज लाने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को। अगर फेलियर की बात करें या फिर लिमिटेशन की बात करें तो वो ये है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो लिमिटेड क्रॉप के ऊपर, टोटल 5 क्रॉप थी, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, लेकिन इसमें से भी गेहूं और चावल पे सक्सेसफुल रहा, बाकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा खास असर नहीं दिखा पाया। आगे देखते हैं अनइवन स्प्रेड। ये पूरे देश में एक जैसा स्प्रेड नहीं हुआ। कुछ राज्य जैसे पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, यहाँ के जो किसान थे उनके पास इनकम भी अच्छी थी और वो रिस्क उन्होंने लिया, इस वजह से आज ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट जगह पर है, और जो दूसरे स्टेट हैं वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन तक ही ये पहुंच पाया, और इसने इकोनॉमिक डिवाइड कर दिया फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स और रिच फार्मर्स, क्योंकि जिन्होंने इसका यूज़ करा, जिनके पास तक ये फैसिलिटी पहुंची, उन्होंने इस क्रॉप को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा बनाया, वो थोड़ा सा अमीर हो गए, बाकी जो है वो गरीब के गरीब ही रह गए। इस वजह से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में काफ़ी गैप आ गया। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ें फिर। ये भाई हिंदी में है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब बात करते हैं सेकंड पड़ाव की।
इस चैप्टर का जो सेकंड पड़ाव है वो है इंडस्ट्री। सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रॉब्लम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या ग्रोथ हुई, जो जो प्रॉब्लम थी वो सारे के सारे थोड़ी थोड़ी दूर हो गई थी, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखो भी, सबसे पहले इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाती है, ये खेती के लिए मशीनें प्रोवाइड कराती है जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ठीक है, हमारे देश की ग्रोथ में भागीदारी रखती है, सिविलाइजेशन की ग्रोथ करती है, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बढ़ता है। अब आप बच्चों को पता होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आधारिक संरचना को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है तीन चीजें, EHH, EHH, E फॉर एजुकेशन, H फॉर हेल्थ, H फॉर हाउसिंग फैसिलिटी। और इकोनॉमिक, जो आपकी इकोनॉमी को अच्छा करे, और इकोनॉमी को अच्छा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो TC, B और P। T फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और मीन्स ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडस्ट्री इन सभी में भागीदारी रखती है। ये इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री की, उद्योगों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है। अब इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, IPR 1956 लेके आया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, और इसके तहत सबसे मेजर काम क्या किया गया, जितनी भी इंडस्ट्री थी सभी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सारी इंडस्ट्री को, जिसको लिस्ट 1 या शेड्यूल A, दूसरे को शेड्यूल B और तीसरे को शेड्यूल C के नाम से जाना गया। शेड्यूल A के अंदर 17 इंडस्ट्री मेंशन की गई, शेड्यूल B के अंदर 12 इंडस्ट्री मेंशन की गई, और शेड्यूल C के अंदर अदर जितनी बच गई वो इंडस्ट्री थी। इन 17 इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अकेले देखता था क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। इन 12 इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्राइवेट के साथ मिलकर देखता था, लेकिन प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ही रहता था, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था, और बाकी जो थी वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी थी संभालने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का कंट्रोल सरकार के पास रह सके। ये बात आ गई समझ में। और प्राइवेट को भी जो दिया गया उसके ऊपर लाइसेंस सिस्टम लगाया गया। अब इससे रिलेटेड बेसिकली 3 हमारे पास एक्ट हैं, इनको आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और CUT में तो आने के पूरे चांसेस इनके रहते हैं। तो देखो, पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1951 में आया। दूसरा है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको MRTP एक्ट बोलते हैं, ये 1969 में आया। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जिसको फेरा बोलते हैं, ये 1973 में आया। और अगला है द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस वॉज कॉन्स्टिट्यूट, जो 1965 में आया, ठीक है। तो इन ईयर को याद रखना है और इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, खासकर एक तो ये फेरा, FERA, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एक MRTP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो भाई, अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड का मतलब है विदेशों के साथ वस्तुओं का व्यापार, यानी इंटरनेशनल सेल, इंटरनेशनल परचेज। इंटरनेशनल सेल का मतलब है एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल परचेज का मतलब है इंपोर्ट। तो देखते हैं क्या फीचर थी फॉरेन ट्रेड की। अगर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखें तो 50% तक ब्रिटेन के साथ था, बाकी 50% चाइना, सिलोंग, ठीक है, यानी श्रीलंका, और पर्शिया यानी ईरान। ये बात आई समझ में, ईरान, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना, उनके साथ ट्रेड था, बाकी किसी के साथ ट्रेड नहीं था। लेकिन 1950 से 1990 के बीच में अगर बात करें, 1950 से 1990 के बीच में बात करें तो देखते हैं, सबसे पहले नेशनल प्रोडक्ट का शेयर इंक्रीज हुआ, वर्ल्ड ट्रेड की परसेंटेज कम हुई, वॉल्यूम और जो वैल्यू थी फॉरेन ट्रेड की वो भी लगातार बढ़ रही थी। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट चेंज हो गया। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब जो चीज़ें हम बेच रहे थे वो चेंज हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का। अब वो थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस हुई, तो हम लोगों ने इम्पोर्टर की बजाय, एक्सपोर्टर की बजाय क्या बन गए, इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद इंपोर्ट का कंपोजिशन चेंज हुआ, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का ही कंपोजिशन चेंज हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुई,
इसका मतलब है पहले हम 3 से 4 देशों के साथ ट्रेड करते थे और अब बहुत सारे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स बन गए। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल रहा, हालांकि अंग्रेजों के टाइम पर भी ये फेवरेबल ही था, बस उसका यूज़ वो पर्सनल पर्पस के लिए करते थे। अब हमने देश की ग्रोथ के लिए उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉरेन ट्रेड अब कौन करता था? गवर्नमेंट। पहले कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और स्टेट कंट्रोल ओवर द फॉरेन ट्रेड। यहाँ स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था पूरे के पूरे फॉरेन ट्रेड के ऊपर। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब प्रॉब्लम क्या थी फॉरेन ट्रेड में? बस 3 ही प्रॉब्लम थी। पहला, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स करूं तो ये आने लग गया माइनस में, यानी हम सामान दूसरे देशों से ज़्यादा खरीद रहे थे और हमारे अपने देश का सामान दूसरे देशों में कम बेच पा रहे थे। ठीक है, यानी गुड्स जो है, गुड्स हम ज़्यादा दूसरे देशों में नहीं बेच पा रहे थे, इस वजह से ये जो ट्रेड था हमारा वो सरप्लस की बजाय डेफिसिट में रहने लगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। सिंपल सी बात है, अगर हम ज़्यादा सामान नहीं बेच पाएंगे दूसरे देश के लोगों को तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व हो धीरे धीरे कम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, लगातार प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? तो ये 3 हमारे पास इसकी फीचर्स थी। आगे बढ़ते हैं जरा। अब एक पॉलिसी है, इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस पूरे चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इस बात का मतलब क्या? इसी को हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या कहती है ये पॉलिसी? एक ही बात कहती है कि भी देखो, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दो। जो चीज़ दूसरे देश से हम खरीद के लेके आते हैं हमारे देश में, आप उसको सब्सटीट्यूट कर दो। किससे? अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दूसरे देश से खरीद के लेके आ रहे हो तो उसको अपने देश में ही उगा लो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो देश में ही उगा लो। और अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट दूसरे देश से लेके आ रहे हो तो उसे अपने देश में बना लो। ये बात आई समझ में? यानी वो प्रोडक्ट जो हमारे देश में नहीं दूसरे देशों में उपलब्ध हैं, ठीक है, आप उसको खरीद के लेके आ रहे हो, इंटरनेशनल परचेज कर रहे हो, वो मत करो। उसे अपने देश में उगा सकते हो तो उगा लो, बना सकते हो तो बना लो। ये बात आई समझ में? इस पॉलिसी को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते थे। कई बार इसके ऊपर नोट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और ये पिक्चर भी आ सकती है जहां आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। ये बात आ गई बच्चे समझ में? तो चलो बढ़ते हैं अब अगली स्लाइड पे। ये देखो जरा ध्यान से, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का क्या फायदा था, क्या गुड इंपैक्ट रहे और क्या बैड इंपैक्ट रहे। अब देखो इसके गुड इम्पैक्ट तो क्या रहे। इम्पैक्ट ये रहे कि जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी, इंडियन जो ग्रोथ थी वो डाइवर्सिफाई होगी, वो बढ़ गई, क्योंकि इस वजह से अननेसेसरी चीज़ जो हम दूसरे देश से खरीद रहे थे अपने देश में बनानी शुरू कर दी। यानी पता चल गया हम अपने देश में बना भी सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो उगा भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ओपन हुई और साथ में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी हुआ, तो 3 काम हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ पीएसयू। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पीएसयू की इनसफिशिएंट ग्रोथ थी। ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट का रोल था जहाँ नहीं होना चाहिए था। ब्रेड बनाने वाली कंपनी सरकार की थी, जूते बनाने वाली कंपनी सरकार की थी, तो अननेसेसरी ऐसी चीज़ें जिनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता था वो भी सरकार ही कर रही थी, तो सरकार के ऊपर अननेसेसरी बर्डन था। इनडिस्क्रिमिनेटिंग स्प्रेड। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटिंग स्प्रेड का मतलब यही था कि सरकार जो है ऐसे बिजनेसेस के अंदर एनरोल थी जो कि प्रॉफिटेबल्स हमारे लिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बर्डन का ही काम कर रही थी वो चीज़ें। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन की कमी थी, क्योंकि प्राइवेट जो लोग होते हैं वो हमेशा ग्रोथ करने की सोचते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी टाइम से पहले लेके आते हैं, और यही रीज़न है कि आज हमारे पास MTNL और BSNL की जगह पर जियो उपलब्ध है। प्राइवेट है इसीलिए इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, 3G 4G 5G तक पहुंच चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं बच्चे आगे, नेक्स्ट। अब देखो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब टाइमलाइन। इस पूरे चैप्टर की जो टाइमलाइन है वो हम देखते हैं। तो पहला देखो भाई, सबसे पहले है 1893। 1893 में ये जो महाशय है इनका जन्म हुआ था। इन महाशय का नाम है PC महालोबनिस, प्रशांत चंद्र महालोबनिस। यहाँ से एक छोटा सा सवाल आ सकता है, ये कौन है? ये है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, जो इंडियन प्लानिंग थी उस जो नहीं जिस 5 ईयर प्लान्स बनाए थे, प्लानिंग कमीशन जो था, ठीक है, जो प्लानिंग थी इंडियन जो प्लानिंग, तो उसके जो आर्किटेक्चर थे वो कौन थे? PC महालोबनिस। ये स्टैटिशियन थे। ठीक है, जैसे मैथमेटिशियन होते हैं वैसे ये स्टैटिशियन थे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, 1905 के अंदर, कब?
1905 के अंदर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टेबल किया गया ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च की जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1948। 1948 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन जो था 1948 में आया। इसी टाइम पे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश इसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया। और इसी टाइम पर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। लैंड रिफॉर्म्स किसे बोलते हो आप? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के, जिसके अंदर हमने याद करा था 3 कार, याद करा था 3। तो 3 इवेंट हुए थे 1947 में। पहला आईपीआर जो हम पढ़ते हैं ना, वो दूसरा आईपीआर 1956 वाला। उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टेबल किया गया। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान शुरू किया गया। 1955 के अंदर कारवा कमेटी शुरुआत की गई, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इनका मेन मकसद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था और उनके लिए वर्क करना था। ये बात आई समझ में भाई? चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 1956 में सेकेंड आईपीआर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिवोल्यूशन आया, जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। 17 इंडस्ट्री, 12 इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री। इन 17 को गवर्नमेंट चलाएगी, 12 को गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट चलाएगी, उस अदर को प्राइवेट चलाएगी। तो ये जो काम था ये आईपीआर 1956 में हुआ था। इस बात का ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 1948 और 1956 से। सेकंड क्या? मॉडर्न ब्रेड। मॉडर्न ब्रेड जो कंपनी है वो आई थी 1965 में और 2001 में उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। जो हमने पढ़ा था कि सरकार अननेसेसरी इंडस्ट्री के अंदर भी वर्क कर रही थी। ठीक है, यहाँ जो 17 इंडस्ट्री थी उसके अंदर एक फूड इंडस्ट्री भी थी जो ब्रेड, मॉडर्न ब्रेड वाली थी। सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया लेकिन बाद में उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। 1969, ये थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। 1970 तक क्या कर लिया हम लोगों ने? फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी अर्न कर ली 1970 तक। 1966 के अंदर क्या हुआ था बच्चे? 1966 के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 में मिड 60 से मिड 70 में पहला फेज, मिड 70 से मिड 80 में दूसरा फेज, और 1970 तक हमने सेल्फ सफिशिएंसी अर्न कर ली थी, खासकर फूड ग्रेन में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है बच्चे? MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में नॉर्मन E बोरलॉग। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे और देख लेते हैं। 1990 में इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर को डाइवर्सिफाई कर दिया गया। ठीक है, दोबारा से इसको डाइवर्सिफाई किया गया। उसके बाद 2015 के अंदर, 1 जनवरी 2015 के अंदर क्या आ गया? नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इसके अंदर बॉटम से टॉप लेवल तक चीज़ें होती हैं, यानी ग्राउंड लेवल पे वर्क शुरू होता है, वो सारी रिकमेंडेशन अप लेवल पे भेजते हैं और वहाँ जो पॉलिसीज़ वगैरह बना दी जाती है, इसी चीज़ को देखते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि 2 क्लासेस के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान से कवर कर लेना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।